नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। 3 बजे 3 बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। 3 बजे की 3 खबरों में सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया की, क्योंकि भारत सरकार ने अब सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और रविशंकर प्रसाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें इसके बारे में उन्होंने जानकारी दी है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का भारत में व्यापार करने के लिए स्वागत है। सरकार आलोचना के लिए भी तैयार है, लेकिन सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर और शिकायत का फोरम भी अब मिलना चाहिए। सोशल मीडिया के लिए जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं वो 3 महीने में लागू कर दी जाएंगी। रविशंकर प्रसाद ने यह कहा है कि भारत में व्हाट्सएप के 53 करोड़, फेसबुक के यूजर 40 करोड़ हैं और इससे भी अधिक हैं। ट्विटर पर 1 करोड़ से ज़्यादा यूजर्स हैं। भारत में इनका उपयोग काफ़ी होता है, लेकिन जो चिंताएं जाहिर की जाती हैं उन पर काम करना ज़रूरी है। रविशंकर प्रसाद ने यह कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डाले जाने वाले कंटेंट को लेकर के गाइडलाइंस बनाने के लिए कहा था। निर्देश के आधार पर भारत सरकार ने इसको लेकर के गाइडलाइंस तैयार की है और रविशंकर प्रसाद ने यह ऐलान किया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अफसरों की तैनाती करनी होगी। किसी भी आपत्तिजनक कंटेंट को 24 घंटे में हटाना होगा। प्लेटफॉर्म को भारत में अपने नोडल ऑफिसर और रेजिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर की तैनाती करनी होगी। इसके अलावा हर महीने कितनी शिकायतों पर एक्शन हुआ, इसकी जानकारी भी देनी होगी। अफवाह फैलाने वाला पहला व्यक्ति कौन है और अगर भारत से बाहर से कोई अफवाह फैलाई गई है तो उसको भारत में फैलाने वाला कौन है, इसकी जानकारी भी देनी होगी। इसमें भारत की संप्रभुता, सुरक्षा, विदेशी संबंध, रेप जैसे अहम मसलों को शामिल किया गया है। इसके अलावा प्रकाश जावड़ेकर उन्होंने भी इस बारे में जानकारी दी है कि जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म जो इस्तेमाल करते हुए न्यूज़ पोर्टल्स बनाए गए हैं उसको लेकर के भी गाइडलाइंस जारी की गई हैं और ओटीटी प्लेटफॉर्म को लेकर के भी गाइडलाइन जो है वो जारी की गई है कि सोशल मीडिया को आजकल क्रिमिनल, टेररिस्ट देश में केओस, मेहम, वायलेंस को प्रमोट करने के लिए ऑल्सो फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर कार्रवाई कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, द बेसिक एसेंस ऑफ दिस इज व्हाट आई वुड से इट ए सॉफ्ट टच ओवरसाइट मैकेनिज्म वेयर वी आर इंसिस्टिंग अपॉन द प्लेटफॉर्म टू डेवलप द मैकेनिज्म एंड हैव ए रोबस्ट रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस। और अब जब प्रकाश जी अपनी बात कहेंगे तो वहां भी एक सॉफ्ट टच मैकेनिज्म है वेयर द प्लेटफॉर्म्स बी द ओटीटी और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आर बीइंग एम्फसाइज्ड टू हैव ए प्रॉपर मैकेनिज्म। ये हमारा फोकस है, ये समझना चाहिए। मैंने खुद दिल्ली में 2 मीटिंगें बुलाई और पहले मीटिंग में मैंने ओटीटी प्लेटफॉर्म को कहा कि आप सेल्फ रेगुलेशन बनाओ जैसा टीवी वालों ने बनाया है, लेकिन नहीं हुआ दुर्भाग्य से। फिर मैंने एक बार फिर मीटिंग बुलाई और कहा कि 100 दिन में बनाओ, लेकिन वो भी नहीं बना। बाद में कुछ नोट बनी थी जिसमें कोई सेल्फ रेगुलेशन, बाहर कोई आदमी भी नहीं था और इसलिए हमने तय किया कि एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म सभी मीडिया के लिए होना चाहिए, क्योंकि मीडिया की आजादी लोकतंत्र का आत्मा है। बोथ वी हैव फॉट for maintaining press freedom and have gone to jail during emergency. But let me also tell you that every freedom has to be responsible freedom. और उसके लिए we have decided to have 3-tier mechanism for OTT platforms. First, for OTT and digital news media, both will have to disclose their details from where they publish, how they publish, how much is the spread, anything. So that disclosure will come. That is first. राजीव तिवारी हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। राजीव, क्या कुछ जानकारी है? ये बड़ा फैसला केंद्र सरकार ने लिया है, हालांकि 3 महीने का वक्त दिया गया है सभी प्लेटफॉर्म्स को। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से बात करें कि ओटीटी यानी कि सोशल मीडिया और न्यूज पोर्टल के लिए तो कहीं ना कहीं गाइडलाइन जरूर बनाई गई है। यहाँ तक कि केंद्रीय मंत्री ने जिस तरीके से कहा कि रविशंकर ने कि हम स्वागत करते हैं इसके सोशल मीडिया के द्वारा बिजनेस करने के लिए, मगर कहीं ना कहीं ये भी कहा है कि लगातार जो सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि जो पहला पोस्ट डालता है गलत
और उसके द्वारा कहीं ना कहीं भ्रम फैलाया जाता है, तो कहीं ना कहीं उसको भी कहीं ना कहीं वॉच किया जाएगा, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। 24 घंटे के अंदर कार्रवाई की जाती है। अगर शिकायत मिलती है तो लगभग 24 घंटे के अंदर कार्रवाई की जाएगी। अगर दूसरी या तीसरी बार शिकायत मिलती है तो 72 घंटे के अंदर उसकी रिपोर्ट जो है वो मंत्रालय तक पहुंचानी पड़ेगी। मगर ये सारी प्रक्रिया एक गाइडलाइन के द्वारा की जाएगी। मगर देखना होगा सोशल मीडिया का जो लगातार गलत यूज किया जा रहा था, सरकार बार बार अंकुश लगाने की कोशिश कर रही थी कि सोशल मीडिया के द्वारा जितने भी गलत मैसेज जाते हैं या देश के नाम पर मैसेज जाते हैं या फिर और भड़काऊ मैसेज जाते हैं, तो उनके पे कहीं ना कहीं रोक लगाने की कोशिश की गई है। और जिस तरीके से बिजनेस के लिए कहा गया है कि आप इसके अंदर बिजनेस कर सकते हैं, इनकम सोर्स कर सकते हैं, मगर देखना होगा जिस तरीके से टोटल कह सकते हैं फेसबुक के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से या फिर और तरीके से, तो कहीं ना कहीं लोग बाग इसमें बिजनेस जरूर करते थे, अपना यूट्यूब चैनल चलाते थे या फिर कहीं और चैनल चलाते थे, तो वो कहीं ना कहीं आप उनको थोड़ा सा दिक्कतें जरूर होगी। क्योंकि अगर पहला वर्जन डाला जाता है सोशल मीडिया के द्वारा तो उसकी जानकारी बिल्कुल जुटानी पड़ेगी और सरकार तक वो जानकारी देनी पड़ेगी। अगर उसके अंदर कोई शिकायत होती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। जी बिल्कुल, सोशल मीडिया की अगर बात की जाए राजीव तिवारी, क्योंकि जिस तरीके से किसान आंदोलन चल रहा है और काफ़ी ट्विटर अकाउंट और फेसबुक अकाउंट इस तरीके के जिस पर कार्रवाई करने की मांग सरकार की तरफ से की गई, ऐसे बहुत सारे लोग, बहुत सारे अकाउंट जिनको बंद करवाने की बात कही गई थी, तो क्या इसी घटना को लेकर के जो 26 तारीख को लाल किले पर जो घटना हुई उसको लेकर के ये गाइडलाइंस अब तैयार की गई हैं? देखिए बिल्कुल बताएं, जिस तरीके से सरकार के पास पहले भी इस तरीके की जानकारी आ रही थी कि सोशल मीडिया का गलत यूज किया जा रहा है, मगर जिस तरीके से 26 जनवरी की जो हिंसा हुई थी उसके अंदर भी सोशल मीडिया का ही इस्तेमाल किया गया था, चाहे वो दीप सिंधु के द्वारा किया गया हो, चाहे वो कह सकते हैं फेसबुक के माध्यम से किया हो, चाहे वो इकबाल सिंह हो या फिर कोई और हो, सबों ने वहां पर सोशल मीडिया का कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया था। यहाँ तक कि जो तलवारें वगैरह लहराई थी या फेसबुक के माध्यम से मैसेज देने की कोशिश की गई थी सरकार के खिलाफ, तो कहीं ना कहीं इसी के मद्देनजर रखते हुए सरकार ने सही का कदम उठाया है। मगर जिस तरीके से बात करें सोशल मीडिया पर अंकुश लगाने की, वो बिल्कुल लगाई जाएगी। यहाँ तक कि कोई गलत पोस्ट करता है, चाहे वो देश के खिलाफ हो या फिर किसी धर्म के खिलाफ हो या फिर किसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया हो, तो कहीं ना कहीं उस पर अंकुश लगेगा और उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। मगर देखना होगा ये कार्रवाई किस तरीके से की जाएगी, इसके लिए कमेटी बनाई जाएगी, कमेटी के माध्यम से ही कार्रवाई की जाएगी। मगर जिस तरीके से सोशल मीडिया पर जब लगाम लगाई जाएगी तो उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं सरकार इसके लिए बड़ा कदम उठाना चाहती है। जी अब क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर राजीव? देखिए बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से बात करें सोशल मीडिया की या फिर न्यूज पोर्टल जो पोर्टल चलाए जाते थे या फिर फेसबुक के माध्यम से पेज चलाए जाते थे, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर अब लगाम जरूर लगेगी। और यहाँ तक कि कुछ हमने ये भी देखा था कि सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर कहें यूट्यूब चैनल या फिर कहें फेसबुक के माध्यम से कई बार भड़काऊ भाषण भी दिया जाते थे, यहाँ तक कि सरकार के खिलाफ भी कहा जाता था, कई बार धर्मों के खिलाफ भी बोला जाता था, मगर उसके ऊपर भी अब अंकुश लगेगा और कहीं ना कहीं कार्रवाई भी होगी। अगर 24 पहली शिकायत आती है, यानी फर्स्ट अगर पोस्ट किया जाता है और उसके ऊपर पहली अगर शिकायत आती है तो उसके अंदर 24 घंटे के अंदर शिकायत पर गौर किया जाएगा। अगर और कंप्लेंट आती है एक ही पोस्ट के ऊपर, तो कहीं ना कहीं 72 घंटे के अंदर पूरी कार्रवाई की जाएगी और 72 घंटे के अंदर उसकी जो रिपोर्ट होगी वो सरकार तक पहुंचाई जाएगी। मगर देखना होगा कि कितना बड़ा अंकुश लग पाता है, क्योंकि इसी को मद्देनजर रखते हुए ये कार्रवाई की गई है। यहाँ तक कि जो 26 जनवरी पे हिंसा हुई थी उसके अंदर भी सबसे बड़ा रोल या फिर कहें किसानों के अंदर जो अभी तक सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये सबसे ज्यादा सोशल मीडिया का रोक लगाने के लिए या अंकुश लगाने के लिए इस तरीके के काम किए गए हैं। जी राजीव, इसके अलावा अगर बात की जाए ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की, जो वेब सीरीज या वह फिल्में जो अब आ रही हैं सामने, उसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि जो सेंसर बोर्ड के जो नियम है उनको वहां पर तार तार किया जाता है और कुछ भी दिखा दिया जाता है, उस पर क्या अब लगाम लगती हुई नजर आएगी? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पे बात करें ओटीटी की, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि हर तरीके से लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है। मगर जिस तरीके से सोशल मीडिया चलता है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर कई बार इस तरीके के पोस्ट होते हैं जो कहीं ना कहीं गलत मैसेज जाते हैं या फिर गुमराह करने की कोशिश की जाती है। और सरकार बार बार यही कहती थी कि गुमराह नहीं करना है किसी को, ना ही गलत मैसेज देना है। तो सोशल मीडिया के माध्यम से कई बार हमने यही देखा था कि कंपनियों के खिलाफ या सरकार के खिलाफ या फिर कहें किसानों के खिलाफ, कहीं ना कहीं किसानों ने भी उसका इस्तेमाल किया था, सरकार के खिलाफ किया था, यहीं और कहीं ना कहीं और जगहों पर भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है। मगर जिस तरीके से अब सरकार अंकुश लगा रही है, लगाम लगाने की कोशिश कर रही है, तो साफ जाहिर है जितने भी सोशल मीडिया चलती हैं, चाहे वो न्यूज पोर्टल के नाम से हो
या फिर फेसबुक के नाम से हो या ट्विटर के नाम से हो या किसी और अकाउंट के नाम से हो, उन सबके ऊपर दिक्कतें जरूर आएंगी। मगर पब्लिक को कहीं ना कहीं एक बिजनेस मिला हुआ था जिसके माध्यम से वो अपना गुजारा चलाते थे, मगर अब वो उस बिजनेस के ऊपर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अंकुश जरूर लगेगा और उसके अंदर थोड़ी बहुत कमी भी आएगी और कहीं ना कहीं लोगों के अंदर डर भी बैठेगा कि अगर गलत पोस्ट करते हैं या किसी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जाता है या फिर किसी के शिकायत जाती है किसी की, तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर, उस चैनल के ऊपर कहें या फिर उस पोस्ट यूट्यूब सोशल मीडिया के ऊपर कहें या फिर फेसबुक पेज के ऊपर कहें, कार्रवाई होगी और कार्रवाई के साथ साथ उसको कहीं ना कहीं पनिशमेंट और या सजा भी दी जा सकती है। जी राजीव, धर्मेंद्र पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। धर्मेंद्र जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। जी नमस्कार। नमस्कार जी धर्मेंद्र जी, जिसके बारे में लंबे समय से मांग उठ रही थी कि जो वेब सीरीज पर जो कंटेंट दिखाया जाता है उस पर लगाम लगे, जो सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल होता है, अफवाहें फैलाई जाती हैं, उस पर लगाम लगे। अब उसको लेकर के कहीं ना कहीं एक गाइडलाइंस जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से जारी की गई है। क्या कुछ लगता है, क्या अब इन चीजों पर लगाम लग पाएगी? नहीं, निश्चित तौर से जो है पिछले काफी समय से आप देख रहे हैं कि हम लोग भी जो है देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो है वो पत्रकारिता बदनाम हो रही है। जी, पत्रकारिता इसलिए बदनाम होती है क्योंकि जो है अब इतने ज्यादा लोग सोशल मीडिया के माध्यम से उन जल्दी की खबरें और इस तरीके के जो है कंटेंट जो है वो सोशल मीडिया पर डाल देते थे, जिससे कहीं न कहीं जो है वो समाज में एक गलत संदेश जाता था। जहाँ तक रह गई वेब सीरीज और इनकी सबकी, तो ये इन्होंने तो एक तरह से जो है हर एक अपनी वेब सीरीज में, अपने किसी भी फिल्म में एक हथकंडा सा अपना लिया था कि जो है कुछ ऐसा डालो ताकि कुछ उसका विरोध हो, विरोध के बाद उसकी यूजर्स, उसके व्यूअर्स बढ़ जाएंगे। वो जो तरीका था अपने की जो है विवादों से अपनी पब्लिसिटी करना, ये बॉलीवुड होता था। बॉलीवुड के साथ साथ अब जो है क्योंकि बॉलीवुड का ही एक हिस्सा वेब सीरीज का के निर्माता, इन्होंने भी अपना एक स्टैंड बना लिया था। सरकार को इस पे क्योंकि ये काफी दिन से एक मांग थी कि सरकार इस पे कुछ कंट्रोल करे, सरकार ने निश्चित ही एक अच्छा कदम उठाया है, इसकी प्रशंसा होनी चाहिए। और इससे जो है कम से कम खबरों की दुनिया में जो हम लोग रहते हैं, खबरों की दुनिया में एक लगाम लगेगी और जो जिम्मेदार पत्रकार हैं वो जो है किसी तथ्य परक खबर को जो है वो डाल सकेंगे और उससे एक जो है जो व्यूअर्स के अंदर जो एक होता है कि हाँ क्या देख रहे हैं, उसको देखने में भी लगेगा हाँ जो चीज आ रही है तो कहीं न कहीं तथ्यात्मक होगी, ठीक होगी। लेकिन धर्मेंद्र जी, जिस तरीके से अगर बात की जाए, क्योंकि कई पत्रकार ऐसे हैं, हालांकि ये अच्छी बात है कि जो अफवाहें फैलाएंगे उन पर कार्रवाई होगी, लेकिन कई पत्रकार ऐसे जो अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी का इस्तेमाल करते हैं, या कई लोग ऐसे हैं जो अभिव्यक्ति की आज़ादी का इस्तेमाल करते हैं, सरकार की आलोचना करते हैं, उन पर अभी भी कार्रवाई हो रही है। हालांकि जिक्र किया गया केंद्रीय मंत्रियों की तरफ से इमरजेंसी का, लेकिन क्या अब जिस तरीके से कई पत्रकारों पर कार्रवाई होती है वो अभी सही ठहराई जा सकती है? देखिए, कहीं अगर आप देखेंगे तो एक हमारा देश पहला देश ऐसा है, दुनिया का ये पहला देश है जहाँ अभिव्यक्ति के आजादी के नाम पर पे आप जो है किसी भी प्रतिष्ठित व्यक्ति को आप जो है आप शब्द बोल सकते हैं। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर पे हमारे देश में देवी देवताओं की आजाद के अपमान तक की बात जो है कर जाते हैं और कहते हैं ये तो मेरी भावना है, ऐसी मेरी सोच है। अभिव्यक्ति की आजादी का भी एक मायने है कि आप जो है देश के खिलाफ अगर आप जा रहे हैं तो वैसी अभिव्यक्ति आजादी किसी देश में नहीं है, तो भारत में क्यों? अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे अपनी जो है गलत विचारधारा को जो है वो थोपना या किसी विदेशी विचारधारा से प्रेरित होकर के भारत के खिलाफ या भारत सरकार के खिलाफ एक जो है द्वेष फैलाना, मुझे लगता है वो जो है वो गलत है। उस पर कंट्रोल करना चाहिए। अभिव्यक्ति आजादी जितनी भारत में है, मुझे लगता है दुनिया के किसी भी लोकतांत्रिक देश में इतनी आजादी किसी भी देश में अपनी जनता को, अपने नागरिक को नहीं। बिल्कुल धर्मेंद्र जी, बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, तमाम महत्वपूर्ण बात करने के लिए। और राजीव तिवारी, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए AN। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। भारत और चीन के बीच लंबे समय तक तनाव चला, लेकिन अब दोनों देशों ने शांति की ओर कदम बढ़ाए हैं। इसके साथ साथ अब पाकिस्तान भी शांति के रास्ते पर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल भारत और पाकिस्तान के मिलिट्री ऑपरेशंस के डायरेक्टर जनरलों ने हॉटलाइन के जरिए एक दूसरे से बातचीत की है और दोनों पक्षों में सीमा पर शांति बनाए रखने को लेकर के सहमति बनी है। नियंत्रण रेखा पर मौजूदा स्थिति की समीक्षा करते हुए दोनों और की सेनाओं ने सभी समझौतों, युद्ध विराम का कड़ाई से पालन करने के लिए सहमति जताई है। इसके अलावा दोनों तरफ के डीजीएमओ ने इस बात को दोहराया है कि किसी भी अप्रत्याशित स्थिति या फिर गलतफहमी को हल करने के लिए हॉटलाइन पर बात और बॉर्डर फ्लैग मीटिंग के मौजूदा तंत्र का उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा इस बाबत दोनों पक्षों ने साझा बयान भी जारी किया है। ये 24 से 25 फरवरी की आधी रात से प्रभावी है। और बता दें कि हाल ही में भारत और चीन ने LAC पर पैंगोंग लेक के फिंगर एरिया में शांति के लिए समझौता किया था, जिसके बाद चीन की सेना पिछले साल की स्थिति में लौट आई और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी संसद में इस समझौते का ऐलान किया था और ये कहा था कि दुनिया जान चुकी है कि हथियार की भाषा अब नहीं चलेगी। रविंद्र श्रीवास्तव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। रविंद्र, क्या कुछ जानकारी है इस बातचीत को लेकर के? क्या कुछ महत्वपूर्ण समझौतों पर सहमति बनी? जी देखिए, जिस तरह से जो भारत के पड़ोसी देश हैं, खास करके भारत के जो पड़ोसी देश हैं, खास करके चाइना और पाकिस्तान, चाइना ने पिछले ही दिनों अपनी सेना जो है उसको वापस लिया है। जो पहले वाली स्थिति थी वहीं पर चाइना फिर से कायम हो गया, क्योंकि भारत का जो कड़ा रुख था, हालांकि दोनों देशों की सेनाएं जो हैं आपस में भिड़ी भी थी, काफी ज्यादा नुकसान चाइना को भी हुआ था। भारत की सेना के जवान जो हैं वो भी उन्होंने भी शहादत पाई थी। उसके बाद स्थिति जो है और ज्यादा जो भयावह हो गई थी। दोनों देशों की सेनाएं जो है आमने सामने हुई थी। हालांकि उसके बाद बातचीत का जो सबसे बड़ी बात ये रही इसमें कि दोनों देशों के बीच की बातचीत जो है वो चलती रही और अब बातचीत इस नतीजे पर पहुंची है कि दोनों देशों की सेनाएं जो हैं वो अपने पहले वाली स्थिति पे पहुंच चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं जो भारत का एक कड़ा रुख था उसके सामने चाइना ने कहीं ना कहीं घुटने टेके हैं और ये दर्शाता है कि भारत अब जो है वो पहले वाला भारत नहीं रहा है। जी रविंद्र, इसके अलावा अगर बात की जाए पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से भी अब शांति की बात की जा रही है। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से बात की है और उसमें शांति पर सहमति जताई गई है। तो उसको लेकर के फिलहाल क्या कुछ जानकारी मिल रही है? क्या अब इसी का असर, जो चाइना के साथ भारत की जो शक्ति दिखी है, क्या उसी का असर अब पाकिस्तान पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है या यहाँ पर कोई चाल? जी देखिए, असर तो कहीं ना कहीं साफ नजर आ रहा है। हालांकि पाकिस्तान बिल्कुल रविंद्र, आपको रोकना चाहूंगा। प्रफुल्ल बख्शी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। प्रफुल्ल बख्शी जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर।
प्रफुल्ल जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन रविंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रविंद्र, क्या कुछ जानकारी है जो पाकिस्तान की तरफ से जो कॉल की गई है शांति के लिए? जी देखिए, पाकिस्तान की बातों पर विश्वास करना फिलहाल सही नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान लगातार पीठ में छुरा घोंपने का काम शुरू से करता आया है। हालांकि डीजीएमओ लेवल की मीटिंग जो हुई है उसमें दोनों देशों के बीच हॉटलाइन पे बातचीत करने और युद्ध विराम का जो है पालन करने का जो है उसमें बातचीत कही गई है, बात कही गई है। लेकिन जिस तरह से कहा जाए कि पिछले काफी समय से पाकिस्तान लगातार आतंकियों को इस पार धकेलने के लिए युद्ध विराम का उल्लंघन करता रहा है। हालांकि युद्ध विराम पहले जब लगाया गया था दोनों देशों की सहमति से लगा था, लेकिन पाकिस्तान लगातार आतंकियों की खेप, खास करके कश्मीर घाटी के अंदर लगातार आतंकियों को भेजने के लिए युद्ध विराम का उल्लंघन करता रहा है। पाकिस्तान को काफी ज्यादा उससे नुकसान भी उठाना पड़ा है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की बात है उसको गौर भी करना होगा। अगर पाकिस्तान अपने रुख पर कायम रहता है, जो बातचीत उसने शुरू की है, अगर रुख पर कायम रहता है तो बहुत बढ़िया बात है, दोनों देशों के लिए अच्छी बात होगी, क्योंकि दोनों देश चाहते हैं, हालांकि भारत चाहता है कि वो अपने पड़ोसियों से रिश्ते जो है वो बेहतर बनाए रखे, लेकिन जो पाकिस्तान है वो शुरू से ही अपनी जो है आतंकवाद विरोधी जो आतंकवाद वाली नीति जो है वो अपनाता रहा है। शीत युद्ध उसी ने शुरू किया था और उसी की वजह से लगातार उसने जो बॉर्डर से सटे हुए इलाके हैं, खास करके बालाकोट हो या फिर हीरानगर सेक्टर हो, कठुआ सेक्टर हो या अखनूर के सेक्टर, वहां पर लगातार अपने आतंकियों के कैंप जो हैं वो बनाए रखे थे और लगातार उनकी खेप जो भेजने के लिए सीज फायर का वायलेशन करता रहा है। भारतीय सेना उसका कड़ा जवाब देती रही है। एयर स्ट्राइक भारत ने की, सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो भारत की तरफ से की गई, ताकि आतंकी जो फैक्टर पाकिस्तान के अंदर चल रही है उनको खत्म किया जाए। और दोनों देश जो हैं, खास करके पाकिस्तान लगातार उनका उसी चीज का फायदा उठाता रहा है। तो ये अब अगर डीजीएमओ लेवल की बातचीत हुई है, अच्छी पहल है, एक हॉटलाइन पे बातचीत की, युद्ध विराम का उल्लंघन कोई नहीं करेगा, तो ऐसे में अब शांति कायम होना एक सबसे बड़ी जो है बात होगी। जी रविंद्र, इसके अलावा अगर बात की जाए सीज फायर के उल्लंघन की, तो क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि पाकिस्तान की तरफ से ही लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा था, लेकिन इस हॉटलाइन पर जब बातचीत हुई है, क्या इससे पहले कुछ दिनों से वहां पर सीज फायर का उल्लंघन नहीं हो रहा है? जी देखिए, फिलहाल कुछ दिनों से सीज फायर का वायलेशन जो है वो नहीं हुआ है, लेकिन कहा जाए तो बीते 2 दिन पहले ही कठुआ सेक्टर में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वहां पर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का वायलेशन किया गया है। डीजीएमओ लेवल की अगर टाक हुई है तो उसमें ये भी बात होगी कि अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भारत की घुसपैठ करता है पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि जितनी भी टनल्स निकली हैं वो पाकिस्तान की तरफ से, उस पर भी बातचीत जरूरी है, क्योंकि लगातार जो टनल्स निकल रही हैं वहां से आतंकियों की खेप इस तरफ आ रही है। उसके बाद नगरोटा में एनकाउंटर हुआ, फिर बनटोल प्लाजा पर एनकाउंटर हुआ। तो ये सब चीजें दर्शाती कि पाकिस्तान को पहले अपने आतंकवाद को खत्म करना होगा, आतंकवाद के ऊपर नकेल कसनी होगी, जो आतंकी फैक्ट्रियां वहां पर चल रही हैं उनको खत्म करना होगा, तभी पाकिस्तान के ऊपर यकीन भी किया जा सकता है। हालांकि कई बार उसने दुनिया अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो है दिखाने की कोशिश की है, लेकिन वो अपने रुख पर हमेशा से ही कायम रहा है। अगर ये पहल पाकिस्तान की तरफ से हुई है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दोनों देशों की सीमाओं पर शांति बने रहना दोनों देशों की तरक्की के लिए बहुत बेहतर होगा। जी रविंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले देश में अभी भी सबसे ज्यादा हैं और लगातार तेजी से कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है। ऐसे में शिवसेना पर बीजेपी हमलावर है और शिवसेना पर कोरोना नियमों के उल्लंघन का आरोप लग रहा है। लेकिन अब एक और गंभीर आरोप जो है वो शिवसेना नेताओं पर और कार्यकर्ताओं पर बीजेपी के नेता राम कदम ने लगाया है। राम कदम ने यह कहा है कि थाने महानगर में पालिका में शिवसेना की सत्ता है और शिवसेना नेता और सभी पार्षद अपने आप को फ्रंटलाइन वर्कर्स दिखा करके कोविड वैक्सीन ले रहे हैं। जान जोखिम में डाल करके जिन कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टर्स, पुलिस कर्मियों ने काम किया है, ये उनके अधिकारों का हनन है। शिवसेना सत्ता का गलत इस्तेमाल कर रही है। मुरारी सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। मुरारी, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले के बारे में? राम कदम ने जो गंभीर आरोप लगाए हैं उसके बारे में क्या कुछ पुख्ता जानकारी?
जी हितेंद्र, बिल्कुल सही कहना है। आपको बता दें कि मुंबई से सटे ठाणे शहर महानगर पालिका का मामला है, जहां शिवसेनाओं के नेता के ऊपर आरोप जो है कि लगाया गया है कि वो जो है कि मनपा का गलत तरीके से इस्तेमाल करके वो वैक्सीन लगा रहे हैं। हालांकि इस पर शिवसेना की तरफ से अभी तक कोई सफाई या पलटवार नहीं आया है, लेकिन इसे लेकर के बीजेपी पूरी तरह से आक्रामक है। जिस तरीके से मुंबई सहित महाराष्ट्र में कोरोना की कहर कह सकते हैं कि दूसरी लहर तेजी से फैल रही है, ऐसे में हर कोई टीका लगवाना चाहता है और उसी के साथ इस तरीके की जो बात आई है सामने, जिसे लेकर के राम कदम ने सीधा हमला किया है शिवसेना पार्टी और उनके कार्यकर्ताओं पर। जी बिल्कुल मुरारी, जिस तरीके से गंभीर आरोप शिवसेना नेता और कार्यकर्ताओं पर लगाए गए हैं बीजेपी की तरफ से, उसको लेकर के अभी तक क्या शिवसेना की किसी नेता से आपकी कोई बातचीत हुई? देखिए, अभी तक किसी नेता ने इस मामले में कोई जवाब नहीं दिया है। हालांकि ये जांच का विषय है। स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से जो मीडिया रिपोर्ट है उनसे कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य मंत्री ने इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। वही महानगर पालिका जो है इस मामले में अभी तक कुछ भी बोलने से बच रही है। जांच होती है, देखना ही होगा कि वो कौन कौन से पार्टी के जो कि नेता थे और क्या कुछ पद पर थे और किस तरीके से उन्होंने मनपा में जो है कि टीकाकरण कराया है। जी मुरारी, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो शिवसेना पर ये गंभीर आरोप लग रहे हैं ठाणे महानगर पालिका में। वहां पर शिवसेना के नेता और कार्यकर्ताओं पर ये आरोप है कि वो कोरोना वैक्सीन ले रहे हैं खुद को फ्रंटलाइन वर्कर्स बता करके। इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है?